प्रदेश में 79.73% सनातनी, लोकसभा सीट 80। महाराष्ट्र में 80% सनातनी, लोकसभा सीट 48। मध्य प्रदेश में 90% से ज्यादा सनातनी, लोकसभा सीट 29। बिहार में 82.69% सनातनी, लोकसभा सीट 40। राजस्थान में 88% से ज्यादा सनातनी, लोकसभा सीट 25। गुजरात में 88% से ज्यादा सनातनी, लोकसभा सीट 26। और बंगाल में 61% सनातनी, लोकसभा सीट 42। ये सनातन की ताकत का एक छोटा सा सियासी गणित है, जिसमें जिसका फॉर्मूला जितना सटीक बैठेगा उसको दिल्ली में बैठने का मौका मिलेगा। पिछले 19 साल में कांग्रेस ने नए नए शब्द इजाद किए। हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व, भगवा आतंकी, कट्टर हिंदू, हिंदुइज्म बनाम हिंदुत्व, इन शब्दों के मायाजाल में उलझाकर सियासत के कई खेल खेले गए। जितना बड़ा शब्दकोश उतना ही बड़ा वोट बैंक, उतनी ही ताकतवर सियासत। लेकिन एक सनातन के सामने सब कुछ स्वाहा हो गया। कि हम ये भ्रम ना पालें कि आने वाले समय में हम मात्र एक चुनाव लड़ने वाले हैं। ये लड़ाई अधर्म और धर्म के बीच होने वाली है। ये लड़ाई उनके बीच में है जो राम का नाम लेते हैं और उनके बीच में जो केंद्र में सत्ता में रहते वक्त सोनिया जी के आशीर्वाद से कोर्ट में दस्तावेज देते हैं कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। कार्यकर्ता और नागरिक इस भ्रम में ना रहे कि ये कोई साधारण चुनावी लड़ाई नहीं होने वाली। सामने वालों ने ठान ली है कि उनका गठबंधन है सनातन धर्म को नेस्तो नाबूद करने का, और हमारा संकल्प है कि जब तक प्राण है तब तक धर्म की हम रक्षा करेंगे। सनातन के बिना सत्ता तक पहुंचना नामुमकिन है, ये बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से पता है और इसका एहसास कांग्रेस को भी हो चुका है। 13 सितंबर को शरद पवार के घर पर बैठक हुई। मध्य प्रदेश में रैली का प्लान था। 14 सितंबर को मोदी ने सनातन पर मध्य प्रदेश के बीना से रैली की। 2024 वाला अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ और इसका असर भी दिखने लगा। एक गठबंधन गठबंधन कैसे काम करेगा, उसकी नीति और रणनीति बना दी है। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। सनातन की पावर के इस ट्रेलर से समझ लीजिए, सनातन पावर का पहला टीजर मध्य प्रदेश से सामने आया। 90% वोटर्स वाले मध्य प्रदेश में मोदी विरोधी गठबंधन की पहली रैली कैंसिल हो गई। इंडिया ब्लॉक की यहाँ पे रैली होने वाली है और इंडिया एंड नहीं होने वाली। सर नहीं, ये कैंसिल हो गई। मोदी के विरोध में रैली का प्लान शरद पवार ने बनाया था। इसके कैंसिल होने का ऐलान सॉफ्ट कमलनाथ ने किया। दिल्ली में रैली का प्लान पवार के बंगले पर बना था। भोपाल में कमलनाथ ने इस रैली पर फुल स्टॉप लगा लिया। इंडिया ब्लॉक की यहाँ पे रैली होने वाली है और इंडिया एंड नहीं होने वाली। सर नहीं, ये कैंसिल हो गई। दिल्ली से भोपाल की दूरी करीब 780 किलोमीटर है। इन दोनों स्टेट के बीच की दूरी तय करने में करीब 14 घंटे का वक्त लगता है। इतनी ही दूरी में विपक्ष का सारा गेम प्लान, सारे सियासी समीकरण, मोदी को हराने की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। रैली तारीख और जगह के ऐलान से पहले ही कैंसिल हो गई। आक्रोश रैली निकालना ही साथ अगले स्थानों से। एक तो जनता का आक्रोश देख के उनने इंडी की रैली कैंसिल कर दी।
उनको पता था कि यहाँ भोपाल में रैली होगी तो क्या होने वाला है। लोग आक्रोशित थे, सनातन धर्म का अपमान किया गया है और मैडम सोनिया गांधी, राहुल बाबा अभी तक चुप है, दिग्गी और कमलनाथ भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और इसी डर से वो रैली तो कैंसिल कर दी। अब देखो, जिनको जनता आशीर्वाद दे रही है वो आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। अब आप ही सोचिए कि जिस स्टेट में 90% सनातनी हो, क्या वहां सनातन को समाप्त करने की बात करके चुनाव जीता जा सकता है? जिस स्टेट में 90% सनातनी वोटर्स हों, क्या वहां सनातनियों की आस्था के प्रतीक रामचरितमानस का अपमान करके चुनाव लड़ा जा सकता है? क्या कमलनाथ को इस बात का एहसास हो गया था कि रैली हुई तो सनातन मुद्दा बनेगा? तो क्या सनातन के खिलाफ जो बयानबाजी हो रही है उसको लेकर कमलनाथ ने पहले ही अंदाजा लगा लिया? मध्य प्रदेश में चुनावी लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती है। क्षेत्रीय पार्टियों का बड़ा महत्व नहीं होता, दूसरी पार्टियां भी कुछ बड़ा नहीं कर पाती हैं। असल फाइट कांग्रेस बनाम बीजेपी की होती है। अगर भोपाल में विपक्षी गठबंधन की रैली होती तो मोदी विरोधी सभी 28 पार्टियों के नेता आते। महाराष्ट्र से शरद पवार, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव और दिल्ली से केजरीवाल भी आते। दक्षिण वाले स्टालिन को भी बुलाया जाता और अगर स्टालिन आते तो कमलनाथ उनके साथ मंच पर नजर आते। नुकसान किसका होता यह समझना मुश्किल नहीं। स्टालिन की पार्टी का उत्तर में कुछ नहीं है, मध्य प्रदेश में भी कोई स्कोप नहीं है, स्टालिन सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित हैं, लेकिन ये रैली कांग्रेस का बहुत कुछ लेकर चली जाती। कमलनाथ के सॉफ्ट हिंदुत्व की पूरी लुटिया डूब जाती। मध्य प्रदेश की अनुमानित आबादी करीब 7 करोड़ 29 लाख है। इसमें हिंदू 90.89% हैं, मुस्लिम 6.57%, ईसाई 0.29% और सिख 0.21%। अगर 2018 के चुनावों की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी को कुल 1,56,43,623 वोट मिले थे। बीजेपी का वोट शेयर 41% का था। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 2018 में कांग्रेस को 1,55,95,696 वोट मिले। कांग्रेस का वोट शेयर 40.89% का था। क्या यही वजह है कि सनातन को समाप्त करने वाले उदयनिधि स्टालिन को अपने बयान से पीछे हटना पड़ा? स्टालिन को कहना पड़ा कि हमें सनातन पर डिबेट खत्म करके अब बाकी मुद्दों पर बात करनी चाहिए। मोदी विरोधी मोर्चे का हर बड़ा मेंबर अब इसी लाइन पर है। वो मोदी विरोध में सनातन की बात करना नहीं चाहता। क्या इसकी वजह मोदी की सनातनी शक्ति है? सनातनी कौन है इस देश में? सनातनी का मतलब क्या है? जैसे आपने राम टेम्पल बना दिया, ठीक है ना, तो आप राम तो नहीं बन गए, आपने एक इमारत खड़ी कर ली। राम तो वही है ना जो राम के आचरणों पे चले, उनका पालन करे। तो टेम्पल बनाने से तो राम नहीं बनता। और ये कहने से कि आप सनातन धर्म के खिलाफ हैं तो सनातनी तो नहीं बन जाता। तो इनमें कौन सा गुण है सनातनी का? ये खुद ही सनातनी नहीं है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात सनातन पावर की करें तो देश की 80% आबादी सनातनियों की है। देश में 80 करोड़ सनातनी वोटर हैं, जो हिंदुस्तान के कुल वोटर्स का 80% है। लोकसभा की 543 सीटों में से 431 सीटों पर सनातनी ही जीत हार तय कर सकते हैं। 2024 में सनातनी वोट मोदी के साथ आएंगे या फिर राहुल के गठबंधन के साथ जाएंगे? सनातनी मोदी का 3rd टर्म कंफर्म करेंगे या फिर राहुल को सिंहासन पर बिठाएंगे? 2024 का रिजल्ट सनातनी वोट से ही क्लियर होगा। लेकिन 2024 से पहले 5 राज्यों में मोदी और मोदी विरोधी अलायंस के बीच डायरेक्ट फाइट होगी। 2023 में मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में सनातन का पावर आपने देख लिया। अब जिन राज्यों में लिटमस टेस्ट की तैयारी हो रही है, वहां सनातनी वोटर का इंपैक्ट क्या है वो भी समझ लीजिए।
राजस्थान में 88.49% सनातनी हैं। छत्तीसगढ़ में 93.25% सनातन वोट है। तेलंगाना में 85% से ज्यादा सनातन धर्म को मानने वाले मतदाता हैं। मिजोरम एक ईसाई बहुल राज्य है, मतलब ये कि जिन 2024 के चुनाव से पहले 5 राज्यों में 2024 की तैयारी चेक होगी, वहां सनातनी वोट ही जीत हार तय करेगा। सनातन को मुद्दा विपक्ष ने बनाया। सनातन को समाप्त करने की बात दक्षिण से उठी थी, लेकिन मोदी ने पिच को हाईजैक कर लिया। सनातन मोदी की फेवरेट पिच है, फिर चाहे बात भारत की हो या विदेश की। सनातन के मुद्दे पर मोदी अनबीटेबल हैं, मोदी अनस्टॉपेबल हैं। सनातन पर मोदी को डिफीट कर पाना इम्पॉसिबल है। सनातन को लेकर बीजेपी को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के पास मोदी भी हैं और योगी भी। मोदी और योगी जब भी कैमरे पर आते हैं तो सनातनियों के पास संदेश अपने आप डिलीवर हो जाता है। उन्हें राम की परंपरा अच्छी नहीं लगती, उन्हें कृष्ण की परंपरा अच्छी नहीं लगती, उन्हें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की परंपरा का सम्मान अच्छा नहीं लगता। वे लोग विदेशी हुकूमत को, विदेशी आक्रांताओं को आज भी अपना आका मानना चाहते हैं। ऐसे विकृत मानसिकता के लिए भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। विपक्ष भी इस बात को जानता है, मोदी और योगी के कॉम्बिनेशन की ताकत को पहचानता है। 2024 की लड़ाई कांग्रेस के लिए करो या मरो की लड़ाई है। ये बात विपक्ष को भी अच्छी तरह समझ आ गई है। इसलिए दिल्ली में कांग्रेस के महामंथन का यही एजेंडा रखा गया। 2 दिन तक दिल्ली में कांग्रेसी नेता मोदी हटाओ प्लान की स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। मीटिंग ही चुनावों को लेकर हुई थी और आने वाले समय में कैसे कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, इस पर चर्चा कर रही है। विपक्ष अभी तैयारी कर ही रहा है, लेकिन मोदी तो पहले ही अपने लाइन क्लियर कर चुके हैं। सनातन पर उदयनिधि के बयान पर ही मोदी ने कहा था, INDIA या भारत की डिबेट पर न पड़े, लेकिन सनातन पर फ्रंट फुट पर खेलें। सनातन विरोधियों को क्लियर मैसेज दें, मतलब ये कि सनातन की डिबेट हाई पिच पर रखें। जनता पूछ रही है, अखिलेश भी सनातनी है, उद्धव भी सनातनी है, शरद पवार भी सनातनी है, तो वो अपने नेताओं को बताएं कि ये कोड हैं या ये ठीक लोग हैं। इसलिए उनका जो कहना है, उन्होंने सनातन पर आरोप लगाकर अपने बुजुर्गों को, जो हो गए हैं, जो हैं और जो कल आने वाली संतानें हैं, और सब दलों के नेताओं के ऊपर यह जो गालियों की बौछार की है, ये अशोभनीय और निंदनीय है। मोदी विरोध में विपक्ष को सनातन की बात कितनी महंगी पड़ सकती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 2014 में मोदी की अगुवाई वाले एनडीए को सिर्फ 8% मुसलमानों के वोट मिले थे। 2019 में भी मोदी को मुसलमानों के वोट 8% ही मिले, लेकिन फिर भी मोदी की सीटें बढ़ गईं। 2014 में मोदी के पास 282 सीट थी, लेकिन 2019 में मोदी की सीट बढ़कर 303 हो गई। इसकी बड़ी वजह मोदी का सबका साथ सबका विश्वास का नारा था। मोदी का ये शासन सूत्र सनातन से प्रेरित है। यही वजह है कि मोदी सनातनियों के फेवरेट लीडर हैं। मोदी को सनातनी दिल खोलकर वोट देते हैं। बीजेपी भी इस बात को जानती है कि मोदी जहां सनातन की बात करते हैं, वहां अपने आप सनातनी जुड़ जाता है।